का आपका यूपी बोर्ड का गणित का पेपर है। मैं आज इसका सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। आप अपना चेक कर लें कौन कौन से आपके सही हैं। तो चलिए करते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन आया है कि कौन से सहभाज्य संख्याओं का युग्म है। सबसे पहले सहभाज्य संख्या क्या होती हैं? ऐसी दो संख्याएं, ऐसा दो संख्याओं का जोड़ा जिनमें उनमें जो कॉमन होता है अधिकतम वो 1 होता है। 18 और 25 का मासा 1 है, तो ऑप्शन तो आपका यही सही हो गया। ये हो नहीं सकता क्योंकि ये दोनों में 7 कॉमन है। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों में 5 कॉमन है। ये 5 से करता है, ये 5 से करता है। ये भी नहीं है क्योंकि 31 से 31 भी करते हैं और 93 भी 31 से ही करते हैं। इन दोनों में कॉमन 31 है, इसलिए ये आंसर इसका ये हो जाएगा। दूसरे में देखते हैं 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। मतलब सबसे पहले आप 144 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अभाज्य गुणनखंड कैसे कर लोगे आप? ऐसे लिखोगे 16 नंबर 144। 16 को आप जानते हो जो होता है 2 की घात 4, ये होता है 3 की घात 2। इनमें हमें घातों का योग बताना है। इसमें आपको दिख रहा होगा या इसमें 2 की घात 4 हो गई, ये 2 हो गई, 4 और 2 6। मतलब घातों का योग बताना, इसलिए इसका आंसर हो गया 6। ये वाला आंसर सही माना जाएगा। इसी प्रकार इसको भी देखते हैं। ये कह रहा है m के किस मान के लिए दो समीकरण आपको दे रखे हैं का एक अद्वितीय हल होगा। मतलब एक हल होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि दो समीकरण आपको दे रखे हों तो a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2। इसकी तुलना कराएंगे। इसमें एक आपको जानते ही वैसे जो दो रेखाओं के समीकरण वे क्या होते हैं? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इसी प्रकार a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसके लिए अद्वितीय हल के लिए a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2। ये आपकी कंडीशन होती है, आप जानते हो। इसी प्रकार इसमें भी हम देखेंगे 1/, इसमें a1 का मान 1 है, a2 का मान 3 है, तो 1/3 इसी के अकॉर्डिंग 1/3 बराबर नहीं है किसके? माइनस के 2/m, माइनस के 2/m। m का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो m बराबर नहीं होगा 3 दूनी 6। m का मान माइनस के 6 नहीं होगा। इसके अलावा सभी के सभी मान इसके अद्वितीय हल होने के लिए मान होंगे। इसका आंसर ये माना जाएगा। इसी प्रकार इसको देखते हैं। आपको दो समीकरण दे रखे हैं, इसको दिख रहा है ये किसका हल है। तो इसमें देखो कुछ नहीं करना है। इसका जो सरल तरीका वो ये है कि इनके मानों को आप उठा के रखिए। जो दोनों इक्वेशनों को सेटिस्फाई करेंगे वो इसका हल माना जाएगा। इसमें देखते हैं, देखो 6 उठा के रखो, 6 और 2, 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6, 12 6 18 सही है, सेटिस्फाई कर रहा है। क्या इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है? इसको भी देखते हैं। देखो 6 और यहाँ 2 दूनी 4, 6 में तो 4 गया तो 2 बचा। ये आपका आंसर सही माना जाएगा। इसी प्रकार इसको भी देखते हैं। के किस मान के लिए रैखिक युग्म के मान अनेक होंगे। हम अनेक मान के लिए इसमें जो कंडीशन होती है, जैसे मान लो यही आपके समीकरण होंगे तो इसमें कंडीशन होती है a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। इसमें तीनों ही अनुपात बराबर होते हैं। इसमें तीनों ही अनुपात बराबर होते हैं। इसको देखते हैं तो क्या कर देंगे, इसका a1/a2 मतलब 1/k इज इक्वल टू होगा k/1 बराबर होगा 1/k², 1/k²। किसी को भी आप बराबर कर लीजिए। हम इसको बराबर कर लेंगे। मान लो इसको और इसको बराबर कर सकते हैं आप, इसको और इसको बराबर कर सकते हैं, या इसको और इसको बराबर कर सकते हैं। किसी को भी बराबर कर लो। मान लो हम इसको और इसको बराबर कर रहे हैं तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे k1 और k क्या हो k²। तो k² इक्वल टू 1। तो k के मान 2 आगे, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। लेकिन इसमें एक मान होगा, इसमें प्लस माइनस 1 भी ऑप्शन है। हम इसमें रख के देखेंगे। पहले 1 रखेंगे, या 1 रखा हमने, या 1y हो गया। ये कितना हो गया? x प्लस y इज इक्वल टू 1। क्या देखेंगे इसी प्रकार का समीकरण दूसरा आ रहा है क्या? या मान लो दूसरा आ रहा 2x हो जाए, 2y हो जाए, 2y, मतलब समान संख्या का मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें। देखते हैं इसमें भी। देखो k बराबर 1 रखेंगे, इसमें क्या हो जाएगा? x प्लस y और 1 का वर्ग हो जाए 1। देखो दोनों इक्वेशन सही बननी है। क्या -1 पर भी सही है? -1 पर भी सही होगा तो दोनों होंगे, नहीं तो k इक्वल टू 1 तो आपका आंसर होगा ही होगा। -1 पे देखते हैं x माइनस y इज इक्वल टू 1। इसमें देखते हैं क्या हो जाएगा। ये आपका माइनस का x प्लस का y इज इक्वल टू माइनस के 1 का स्क्वायर होगा 1 होगा। आप देख रहे होंगे दोनों ही इक्वेशन अलग अलग हैं। तो इस कंडीशन में दोनों इक्वेशन अलग अलग हैं तो इनका अनुपात भी समान नहीं आएगा। यदि अनुपात समान नहीं है तो हम कह सकते हैं कि जो इसका जो आंसर होगा वो +1 होगा केवल। इसी प्रकार इसको भी देखते हैं। इसमें क्या करना है? x का मान बताना है क्या होगा। चलो देखो ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इसको करने से बढ़िया है मैं आपको सरल तरीका बताऊं कि इसमें मान रख के देखिए। जिस मान पर वो सेटिस्फाई होगा वो उसका मान होगा। जैसे मान लो 2 रखें, 2 का वर्ग 4, 4 में से 2 गया तो 2। और क्या 1/2 1/7 के बराबर होगा? नहीं होगा। इसी प्रकार इसको देखते हैं +-1, ये भी नहीं होगा। 1 - 2 -1 बचेगा। क्या 3 का वर्ग 9 होता है? 9 में से 2 गया तो 7। इसको आप ऑप्शन से लगा के कर सकते हैं। तो इसका आंसर +-3 हो जाएगा क्योंकि 3 पर ये सेटिस्फाई कर रहा है। 3 का वर्ग 9
9 में से 2 गया तो 7 बचा, आपका ये आंसर हो गया। इसी प्रकार और को देखते हैं। ये कह रहा है व्यास AB, कोई आपको एक वृत्त दे रखा है, वृत्त में आपको व्यास दे रखे हैं, व्यास के केंद्र के निर्देशांक आपको पता है ये वाला 2, ये आपको पता 2, है। और इसमें 2 बिंदु A और B के निर्देशांक हैं 1, 4। A के निर्देशांक पूछ रहा है, उसके हम निर्देशांक x, y मान लेंगे। और हमें पता है ये जो केंद्र होता है वो व्यास का मध्य बिंदु होता है, और मध्य बिंदु के हम निर्देशांक जानते हैं, भुज जोड़ दो, बट्टे 2 कर दो, x + 1 y 2, y + 4 y 2। ये हमारे अकॉर्डिंग हो या सूत्र के अकॉर्डिंग, लेकिन उसके अकॉर्डिंग उसने मध्य बिंदु के निर्देशांक पता है क्या है 2, -3। यदि ये भी मध्य बिंदु के निर्देशांक है, ये भी मध्य बिंदु के निर्देशांक है, तो ये आपस में बराबर होने चाहिए। हम तुलना कर देंगे, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, तो x + 1/2 = 2। इसी प्रकार y + 4/2 = -3। x का मान निकालेंगे, 2 दूनी 4, 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो 3 बचा, तो पहला ऑप्शन तो 3 ही हो गया। तो ये भी हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। y का मान हम निकालते हैं, देखो 3 दूनी 6 -6, ये 4 पल्लंग को उधर जाएंगे तो क्या माइनस का जाएगा, तो -6, -4, -10 हो गया। तो ये आंसर सही में नहीं माना जाएगा, ये वाला आंसर आपका सही होगा। ऐसे आप कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरे को देखते हैं। ये कह रहा है एक द्विघात समीकरण आपको दे रखा है कि मूल बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, इसमें मूल बराबर होने की कंडीशन में विभक्त करके एक कंडीशन होती है d = 0। सही है, विभक्त कर क्या होता है 0 होता है। और विभक्त कर हम जानते हैं b² - k4ac = 0, और b की ax² + bx + c = 0 से तुलना करके हम abc के मान निकालेंगे। b का हमारे पास मान है -12, तो -12 का वर्ग -4, a का मान है हमारे पास 3, और c का मान है हमारे पास क्या k = 1। तो 12 का वर्ग 144 हो गया, = 4 × 12 -12 के उधर जाएंगे तो +12 के जाएंगे। 12 से 144 12 बार कट गए, तो k = आ गया 12। k का मान कितना आ गया 12, आपका आंसर हो गया ये। इस प्रकार इसको देखते हैं। ये कह रहा है 2 आकृतियां जिनके आकार समान हैं परंतु अमाप आवश्यक रूप से समान न हो कहलाती हैं समान आकृतियां। तो आकार समान है उसके और अमाप आवश्यक रूप से समान है, लेकिन आकार समान है। जैसे मान लो ये है, ये आकार ये ट्रायंगल आकार का है, ये भी ट्रायंगल आकार का है, ये भी ट्रायंगल आकार का है। तो ये आप एक दूसरे के हम क्या कह सकते हैं, समान आकृति होंगी। हाँ, हो सकती है समान आकृति। समरूप आकृति होंगी, समरूप भी हो सकती हैं। सममित आकृति होंगी, सममित भी हो सकती हैं। सर्वांग सम आकृति होंगी, हो सकती हैं। लेकिन ये क्या कह रहा है, उसको थोड़ा न समझें। 2 आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु अमाप आवश्यक रूप से समान न हो कहलाती हैं। देखो समान आकृति तो नहीं कहला सकती, क्योंकि आकार ही तो समान है, आकृति थोड़ी समान है। और समरूप आकृतियां, हाँ, इस कंडीशन में हम समरूप आकृति कह सकते हैं। अच्छा, सर्वांग सम भी नहीं कह सकते, जब इनके आकार ही समान नहीं है तो सर्वांग सम नहीं कह सकते। और सममित तो वैसी नहीं होंगी क्योंकि इनके आकार समान नहीं है, लेकिन उसका आकार आपको दिख रहा है, लेकिन अमाप अलग अलग है, उनके अनुपात बराबर हो सकते हैं। इस कंडीशन में आपकी वो आकृतियां समरूप आकृतियां होती हैं। इस प्रकार इसको देखते हैं। 2 समरूप त्रिभुज हैं जिसमें संगत भुजाओं का अनुपात 3:5 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या हुआ। हम जानते हैं कि 2 त्रिभुज समरूप होते हैं। जैसे मान लो त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। जब भी समरूप होगा तो उनके एरिया का जो अनुपात है, A1/A2 कर सकते हैं, इसका एरिया अपन में इसका एरिया, इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। AB/PQ, AB/PQ का वर्ग। इसी प्रकार हमें ये क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, लेकिन भुजाओं का अनुपात हमें पता 3:5, तो 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 9:25 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसको भी देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज में की भुजाएं 3, 4, 5 सेंटीमीटर, बहुत त्रिभुज होगा, कुछ नहीं करना है। इसमें एक भुजा आपकी कितनी होगी, 3 की होगी, एक भुजा 4 की होगी, एक 5 की होगी। हमें जब भी आपको तीनों भुजाएं दे रखी हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तीनों भुजाओं के वर्ग निकालते हैं। यदि पहले तो आपको दिख रहा है कि तीनों भुजाएं अलग हैं, तो ये कैसा होगा आपका त्रिभुज। अच्छा, इसमें समकोण पूछ रहा, न्यून कोण पूछ रहा, अधिक कोण पूछ रहा, और त्रिभुज संभव नहीं है। देखो त्रिभुज संभव जब नहीं होता जब 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर आता है। देखो 4 और 3 7 हो गया आपका, जो कि 5 के बराबर नहीं है। तो त्रिभुज ऐसा तो नहीं हो सकता कि त्रिभुज संभव त्रिभुज बनेगा। इसमें वर्ग देखेंगे, बड़ी संख्या का, बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा, तो वो 90 का एंगल होता है। तो देखते हैं, 5 का वर्ग ये 25 हो गया, 4 का वर्ग 16 हो गया, 3 का वर्ग 9 हो गया। तो इन दोनों 16 और 9 25, 2 भुजाओं का वर्ग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, तो इसलिए वह कौन सा त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है। इसी प्रकार इसको भी देखते हैं। 2 समरूप त्रिभुजों के परिमाप, इसी प्रकार ये भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है।
ये भुजाओं का अनुपात। परमाप और भुजाओं में कुछ अंतर न समझें, जो परमाप होता है वही भुजा होती हैं। तो 10/15 दे रखा है, 10/15 को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब हमें पता पड़ेगी भुजाओं का अनुपात 2:3 है। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा समरूप में, हम जानते हैं वर्ग के बराबर होता है, वर्ग की भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, आपका आंसर हो जाएगा ये। इसी प्रकार इसको भी देखते हैं, tan थीटा बराबर 8/15। तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा, देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, tan थीटा का मान हमें दे रखा है, तो tan थीटा बराबर 8/15। और हम tan का फॉर्मूला जानते हैं, लंब बट्टे आधार होता है। जब लंब बट्टे आधार होता है इसमें कर्ण निकालते कर सकते हैं, कर्ण निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें कोसेक थीटा का मान पूछा है, जो कि कोसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, कर्ण बट्टे आधार होगा, कर्ण बट्टे लंब होगा, सॉरी। इसमें हमें कर्ण की आवश्यकता हो, कर्ण कैसे निकालेंगे, लंब का वर्ग, लंब मतलब 8 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग। सॉल्व कर लेते हैं, 8 का वर्ग 64 प्लस 15 का वर्ग 225। 225 और 64 को आपस में ऐड करेंगे तो आपका बैठेगा 289, और 289 आप जानते हैं किसका वर्ग होता है, 17 का। तो हमें पता पड़ेगी कर्ण कितना आया, हमारा 17 का कर्ण आ गया। तो हम जानते हैं कोसेक थीटा का मान निकालना है। कोसेक थीटा क्या होता है हमारा, कोसेक थीटा होता है साइन का उल्टा, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण, इसका हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे लंब। कर्ण हमारा कितना है, 17 है। लंब पता ही है, लंब कितना है हमारा पास, लंब है 8, तो 17/8 आपका आंसर होगा, पहला ही आंसर होगा। इसी प्रकार 14 वाले को देखते हैं, आपको दे रखा है 2 cos 3 थीटा बराबर 1। तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, cos 3 थीटा, इससे 2 गुणा में इसको भाग लें 1/2 हो जाएगा। हम जानते हैं cos 3 थीटा, देखो हमें थीटा का मान निकालना है, थीटा का मान निकालना तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात हमें खत्म करना पड़ेगा। त्रिकोणमितीय अनुपात खत्म करने के लिए बराबर में भी हमको त्रिकोणमितीय अनुपात लाना पड़ेगा। तो cos के पद में 1/2 किसका मान होता है, ये हमें जानना पड़ेगा। वो मान होता है cos 60 का मान होता है, cos 60 का मान होता है। cos से cos कैंसिल हो जाएगा, थीटा 3 थीटा इक्वल टू 60 होगा, 3 थीटा इक्वल टू 60 आ गया। हमें थीटा का मान निकालना है, तो 3 से 60 के जाते आएंगे 20 बार, तो थीटा का मान कितना आ गया, 20 आ गया। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। देखो ये भी आ गया, 2 वृत्तों की परिधियों में 3:2 का अनुपात है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। देखो परिधि का अनुपात, परिधि क्या होती है हम जानते हो, 2πr1 अपॉन में 2πr2 का अनुपात दे रखा 3:2। 2π से 2π कैंसिल हो गया, तो r1 अपॉन r2 जो त्रिज्या को अनुपात हो गया वो क्या हो गया, 3/2 हो गया। क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, क्षेत्रफल क्या होता है आप बताओ, a1 अपॉन a2 इक्वल टू क्या होता है, पाई r1² अपॉन में पाई r2²। पाई से पाई कैंसिल हो गया, इस पे भी स्क्वायर लग रहा है, इस पे भी स्क्वायर लग रहा है, तो r1 अपॉन r2 का हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। और r1 अपॉन r2 का मान हमें पता है 3/2 है, 3/2। 3/2 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, 9/4। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 9:4। इस प्रकार इसको भी देखते हैं, यदि समान त्रिज्या के 2 अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ा जाता है। आपके पास क्या है, 2 अर्धगोला, एक अर्धगोला ऐसा मान लो, और एक इस प्रकार का अर्धगोला है। 2 अर्धगोलों को समान त्रिज्या के आपस में जोड़ा जा रहा है, इसके ऊपर इसको बैठा रहे हैं, तो कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा जी। तो इसकी भी त्रिज्या r है, इसकी त्रिज्या r है। तो नए बने ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मतलब जब आधे आधे गोलों को जोड़ा जाएगा तो पूरा गोला बनेगा, और पूरे गोले का हम जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, डायरेक्ट 4πr² होता है। इस प्रकार देखते हैं, आपने सांख्यिकी चैप्टर में 3 चीज़ें निकालने की सीखी थी। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप माध्य होती है, माध्यिका होती है, बहुलक होती है, लेकिन मानक विचलन नहीं होता है। यहाँ पे 11th में पढ़ोगे, ये दूसरी चीज़ होती है। इस प्रकार इसको देखते हैं, 1 से लेकर 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। समांतर माध्य हम जानते हैं कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। सबसे पहले 1 से लेकर 9 तक की संख्या को योग करना पड़ेगा है, उसके लिए आप जानते हैं एक फॉर्मूला होता है, प्राकृतिक संख्या को योग n कोष्टक में n+1/2। हमें 9 तक का योग करना तो कितना हो जाएगा, 9 × 9 और 1 10/2, 2×5 हमें पता पड़ेगी 9×45। संख्या कितनी होगी, संख्या का योग हो गया 45। हमें समांतर माध्य निकालना तो कुल पदों का योग 45 बट्टे संख्या कितनी हो जाएगी 9, 9 से भाग देंगे 9/45, इसका आंसर कितना आ गया 5। इस प्रकार इसको देखते हैं, यदि किसी बारंबारता बंटन की माध्यिका 16 है, माध्य 15 है, तो बहुलक ज्ञात कीजिए। इसमें एक बहुलक का फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर डायरेक्ट एक सूत्र होता है, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस के 2 गुणा माध्य, ये आपका सूत्र होता है डायरेक्ट, ये आपको याद करने पड़ेगा। बहुलक 3 गुणा माध्यिका, 3 गुणा माध्यिका कितनी आपकी 16 है, माइनस के 2 गुणा माध्य कितना आपका, माध्य आपका 15 है, तो 16 × 48 माइनस के 15 दूनी 30। इसमें से इसको माइनस करोगे कितना आएगा, आपका आंसर 18 आएगा, आपका ये 18 आंसर हो जाएगा। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका होगी। माध्यिका क्या होता है, बीच का पद होता है। तो बीच का पद निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें पता है
कि 1 से लेके हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बहुत सी संख्या होगी। और n का मान हमारे पास मान कितना है, n का मान हमारे पास सम है, तो मध्य का कितनी होंगी, 2 होंगी इसमें। जैसे मान लो इसके स्टार्टिंग के 4 कैंसिल कर दें मान और लास्ट के 4 कैंसिल कर दें, कितना बचा 5 और 6। 5 और 6 के बीच का पद क्या हुआ, तो 5 और 6 2 पद तो हो नहीं सकते, एक ही होगा। दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे, 5 और 6 11, 11 का आधा कितना हो जाएगा 5.5 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। इसी प्रकार मैंने आपको विकल्प का सॉल्यूशन दिया है। यदि आप मांग करोगे, आप कहोगे, तो मैं उसका जो और ये वाले आपके क्वेश्चन हैं बड़े बड़े वाले, ये वाले क्वेश्चन 4 नंबर के या 6 नंबर के, इनका भी मैं सॉल्यूशन दूंगा। आप यदि कहोगे या वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।